तो हम लोग का जो क्वेश्चन रह गया था आपका, जो नोडल एनालिसिस थे, जो नोडल एनालिसिस होता है, जो केवीएल या नोडल एनालिसिस दोनों की बात, केवीएल नहीं बोला जाए, केसीएल बोलते हैं उसको। नोडल एनालिसिस करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो इक्वेशन क्या लिखा था, x2 एक समिंग पॉइंट है, तो x2 का जो वोल्टेज होगा दैट इज द ax1 प्लस ex3, ax1 प्लस ex3, ये हो गया। फिर x3 का जो होगा वोल्टेज दैट मींस bx2 bx2 प्लस कितना होगा बताइए, bx2 प्लस fx4, ये हो गया। और x4 में क्या इनपुट आ रहा है, तो cx3 आ रहा है एंड द gx5 आ रहा है। और जो x4 है, x4 और x5 के बीच क्या रिलेशन है, x5 इज नथिंग बट dx4। तो ये चार इक्वेशन तो सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आप लोग को, ये मैंने ये वाला जो बताया था दैट इज दी ये पॉइंट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो ये समर का जो पॉइंट है, उसका आउटपुट वोल्टेज में अगर आप उसका गेन मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वोल्ट मिलेगा, नेक्स्ट नोड मिलेगा। तो x4 इज इक्वल टू सी। इस तरीके से ये मैं चार इक्वेशन लिख दिया। ठीक, तो आपके x5 में कोई भी इनपुट नहीं है, डेट मीन्स ये जो x4 तो आप d से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x5 मिलेगा। ठीक है, तो ये x5 इज इक्वल टू dx4 हो गया। चार इक्वेशंस हो गए। उसके बाद इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये चार इक्वेशन है। फिर x5 इज इक्वल टू dx4 मेरे को पता है, इसमें मेरे को डाउट नहीं है, ये क्लियर है। तो मेरे को जो सॉल्व करना है सारे इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मैं x4 ले आता हूँ ताकि चीज सॉल्व हो जाए। तो x4 इज इक्वल टू ये इक्वेशन लिया, x4 इज इक्वल टू सी x3 प्लस जी x5, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। तो जी ये x5 है, तो x5 में क्या पुट कर दिया मैंने, dx4 पुट कर दिया। x5 इज इक्वल टू dx4 पुट कर दिया, ये dx4 यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे x4 का आ गया इक्वेशन दैट इज नथिंग बट 1 माइनस जी डी, x4 को उधर लेके गया तो 1 माइनस जी डी x4 इज इक्वल टू सी x3। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ x3 आ गया, x3 इज नथिंग बट 1 माइनस जी डी x4 डिवाइड बाई सी, ये इक्वेशन आ गया। अब x3 को मैं पुट कर सकता हूँ, तो x3 यहाँ पे लिखा हुआ है x3 इज इक्वल टू bx2 प्लस fx4। तो ये इस x3 का जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पुट कर रहे हैं। तो ये आ गया, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया एक्चुअली आप लोग को। देखिए ये x3 है, ये x3 1 माइनस जी डी x4 डिवाइड बाई सी, ये आपका x3 है। और x3 इक्वल टू क्या लिखा है, bx2 प्लस fx4, तो bx2 प्लस fx4। ठीक है, x4 को इधर लेके गए, 1 माइनस x4 इधर लेके गए, तो ये अगर मैं सी एलसीएम लूंगा और फिर b से डिवाइड करूंगा तो लगभग ये आ जाएगा। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है कि नहीं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दिया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ से 1 माइनस जी डी, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, 1 माइनस जी डी x4 को एक तरफ लेके गए, एक कोफिशिएंट को, डिवाइड बाय सी माइनस एफ x4 इज इक्वल टू bx2। इसको फिर से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस जी डी माइनस एफ सी डिवाइड बाई सी इंटू x4 इज इक्वल टू bx2। ठीक है, अब b को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को x2 का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि ये इक्वेशन है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बस इक्वेशन है, खेल है, चार इक्वेशन सॉल्व करो और कुछ नहीं है। अब x2 का इक्वेशन मुझे मिल चुका है, पहले मैं x3 निकाला, उस x3 को यहाँ पे पुट किया। ठीक है,
अब x2 जो निकाला हूं इन टर्म्स ऑफ x4, x2 इन टर्म्स ऑफ x4 जो निकाला हूं उसको फिर मैं किसे पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। दिस x2 जो कि यहां से निकला है इस इक्वेशन से, x2 इज इक्वल टू ये लिख दिया ax1 प्लस ex3। अब आप जानते हो x1 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनपुट है। अच्छा दूसरी बात x3, मैं आप लोग जानते हैं कि x3 को मैं इन टर्म्स ऑफ x4 निकाल चुका हूँ, x3 इज इक्वल टू ये, इसको यहाँ पे पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x4। तो जब इन टर्म्स ऑफ x4 पुट करोगे और इसको शिफ्ट करोगे तो लगभग ये आएगा ये इक्वेशन। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 1 माइनस जी डी माइनस एफ सी माइनस बी प्लस डी जी ई बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू x1। तो यहाँ से आ गया x4 डिवाइड बाई x1 इज नथिंग बट ए बी सी डिवाइड बाई समथिंग। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x5 डिवाइड बाई x1 निकालना है। तो आप जानते हैं कि x4 और x5 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज x5 इज इक्वल टू डी x4। तो x4 इज इक्वल टू हो गया x5 डिवाइड बाई डी, तो इसको पुट कर दीजिए x5 डिवाइड बाई डी, इसको d को उधर लेके जाइए तो ए बी सी डी डिवाइड बाई आ जाएगा, जो कि आपका मेसॉन्स गेन फॉर्मूला से यही आंसर आया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अल्टीमेटली जो मेसान ने जो फॉर्मूला निकाला है वो इसी कहीं से भी कई सारे सिग्नल फ्लो ग्राफ लिया होगा उसने, और कई सारे सिग्नल फ्लो ग्राफ लेने के बाद उसने कई सारे इक्वेशन को सॉल्व करके देखा होगा, और जब सारे इक्वेशन को सॉल्व किया तब उसने वो नॉन टचिंग लूप, टचिंग लूप का कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स या समेशन ऑफ ऑल लूप्स, ये सारे कंसेप्ट कई सारे सिग्नल फ्लो ग्राफ को लेने के बाद ही निकाला है। तो यहां तक क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब नवोदित है? यस सर। तुम्हारा क्या डाउट था यार उस दिन का? सर वो उस क्वेश्चन में एक एक पॉइंट बस पॉइंट वाले 5 में टच हो रहा था, तो मैं उस सोच रहा था कि लूं या ना लूं, एक लूप टच हो रहा था। लूप टच हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन था ना तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन। मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ बना चुका था, ये G1 है, फिर 1, फिर G2, फिर 1। फिर हमने इसको पॉइंट लिया था, समेशन पॉइंट 1, टेकअप पॉइंट 2, समेशन पॉइंट 3, टेकअप पॉइंट 4, ठीक है, और लास्ट वाला जो है टेकअप पॉइंट 5। तो ये x3 कनेक्टेड विद दी 5 विद दी गेन माइनस s2, और जो 4 है वो इस तरीके से कनेक्टेड है H1 से, इफेक्ट नहीं कर रहा है वो इस ब्रांच को, जो H माइनस H2 का जो ब्रांच है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, ये डिस्कनेक्टेड है। ऐसा मैं ऐसा बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये डिस्कनेक्टेड है। नेटवर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस H1, और जो टू है वो कनेक्टेड है विद दी 5 विद दी गेन G3। हाँ, तो इसमें क्या डाउट है तुमको? इसमें फॉरवर्ड पाथ आप लोग को दिख ही रहा है, तो फॉरवर्ड पाथ क्या है आपका? G1 इंटू G2, डेट इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है आप लोग को, एक तो G1 एंड दी G3। तो यहाँ से आ गया G1 एंड G3। 4 से 1 में जा रहा है वो हाँ, H1, 4 से 1 में जा रहा है H1।
H4 से 1 में जा रहा है। हाँ यार सही बोल रहे हो, 4 से 1 में जा रहा है H4। ठीक है, ये हो गया। P1 में देख लेते हैं क्या कोई लूप इसको टच कर रहा है, तो कितने सारे लूप्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो लूप्स तो हम लोग देख लिए थे, फिर भी एक तो ये लूप था, एक तो ये लूप था, ये 2 लूप हो गए। ठीक है, 2 सिंपल लूप हो गए। फिर एक लूप की हम लोग चर्चा किया था। ठीक है, ये वाला लूप, ये ऐसा गया नहीं, G3 के साथ था क्या? हाँ ओके, ये G1 G2 हुआ, फिर G3 हुआ, फिर -H2 हुआ, और फिर ये मोड़ के जाएगा, G2 हुआ एंड दी H1। यहाँ पे डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड, तो ये एक लूप होगा। ठीक है, क्लियर है? एक तो 2 लूप हुए, एक तो L1 दैट इज -G1 G2 H1, एक तो हुआ L2 दैट इज -G2 H2, और एक हुआ L3 G1 G2 G3 H1 H। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमारा डाउट क्लियर हुआ नवोनित? यहाँ तक तो हो चुका था उस दिन। सर मेरा ये डाउट था, क्योंकि सर कुछ लोगों का आंसर अलग आ रहा था, क्योंकि सर उन लोग ने मतलब ये जो पॉइंट डेल्टा 1 जब निकाल रहे थे, सॉरी हाँ, डेल्टा 2, तब वो .5 को मतलब एक लोग टच हो रहा है, लेकिन उन लोग कंसिडर कर रहे थे। तो वो मेरे को डाउट था कि वो पॉइंट डेल्टा 2 में जब निकालेंगे तब वो .5 को वो जो लूप टच हो रहा है वो लेंगे या नहीं लेंगे। आप जितने भी लूप देख रहे हो G1 H1 G2 G2 H1, या फिर ये L1 L2 L3 बोल देता हूँ डायरेक्टली, सारे लूप्स जो हैं फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं G1 G3 के केस में, G1 G3 के केस में तो लूप टच कर ही रहा है। जैसे कि हम लोग लूप्स देखें, तो ये आपका G1 G3 है, ये आपका G1 G3 है। अब इसमें कोई भी लूप हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे, एक तो पहला लूप ये हो गया, ये पहला लूप हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। तो सारे लूप्स में जो दूसरा लूप आप जो बोल रहे हो, मेरे को समझ गए मैं डाउट। ये वाला लूप तो इस पाथ को टच कर रहा है, कॉमन पाथ आपका G1 है। लेकिन इस वाले लूप में, जो कि सेकेंड वाला लूप है, उसमें नोड टच कर रहा है। ठीक है, इसमें पाथ G1 टच कर रहा है, और इसमें नोड, ये जो नोड है, 5th नंबर का नोड है, 5th नोड, उस पाथ को टच कर रहा है। तो नोड भी यदि टच करेगा तो भी हमको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उस पाथ में आ गया वो चीज। ठीक है, तो ये टच कर रहा है, नोड टच कर रहा है, 5th नोड। तो ये वाला जो सेकंड नंबर का जो L2 है, दैट इज -G2 H2, ये टच करेगा किस पाथ को? G1 G3। दो तीनों ही केस में ना L1 प्लस L2 ना L3 कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स डेल्टा 1 इज नथिंग बट 1 - 0, एंड डेल्टा 2 इज नथिंग बट 1 - 0, तो दोनों ही 1 आएंगे। तो यहाँ से आ गया आपका P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइड बाई del। G1 G2 दैट इज द 1 प्लस G1 G3 del 2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल द लूप्स, 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल द लूप्स, मतलब माइनस G1 G2 H2 H1 plus minus G2 H2 and the plus G1 G2 G3 H1 H2 summation of all the loops। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, तो आप देख रहे हो, इस फिगर से देख रहे हो कि सारे लूप्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकता। इस केस में यही आंसर होगा। तो यहाँ तो इसमें और कोई डाउट है किसी को? सर वो डेल्टा 1 माइनस हाँ, सम ऑफ ऑल 0।
1 माइनस डेल्टा आएगा, तो फाइनल उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और आउटपुट लिख लेना। यही आपका आंसर आया था जब आप ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करें। अब हम लोग यूनिट, ये मैथ्स फॉर्मूला हो गया हम लोग का, इस पर ज्यादा चर्चा। अब आप लोग गेट के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए, उसके अलग से एक आध दिन क्लास ले। ठीक, अब हम लोग का सिलेबस जो है वो यूनिट नंबर हो गया, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम हो गया विद एग्जांपल, इवैल्यूएटिंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम यूजिंग ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। तो ये हो चुका है यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 2 में जो हम लोग जो है इसमें चल रहे हैं थोड़ा सा, दैट इज द टाइम रिस्पांस एनालिसिस। टाइम रिस्पांस एनालिसिस, इसको इस सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया पिछले बार से। यहाँ से टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ही टाइम रिस्पांस देखना है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से नहीं करना है। उसका परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, स्टेडी स्टेट एरर, एरर कांस्टेंट, रिस्पांस विद द पीआईडी कंट्रोलर, तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर कंट्रोलर देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग दो ओपन सिस्टम पढ़े थे, दैट मींस द ओपन लूप सिस्टम एंड द क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम जो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इनपुट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होगा विद द आउटपुट विद सम गेन। तो मान लीजिए अगर मैं इसको एक गेन ब्लॉक, दैट इज द 1/TS, RS मेरा इनपुट है, C ऑफ S मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो जो गेन है यहाँ पे, गेन कितना दिख रहा है आपको 1/TS, या इसका ट्रांसफर फंक्शन बोले, दैट मींस CS डिवाइड बाय RS, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 1/TS। ठीक है, अब इसको मैं ना इसको ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मतलब जो पावर ऑफ S है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या बताता है? पावर ऑफ S। आप सभी जानते हैं S कहाँ से आया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि हम लोग बात करें किसी भी रेजिस्टेंस का तो नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जो आउटपुट है, अगर कैपेसिटर में जो करंट है I बह रहा है, तो कैपेसिटर का जो करंट होता था I इज इक्वल टू C dV/dt आता था। ये सबको पता है ना ये वाला चीज? यस सर। ठीक है, इस पे ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो 1/S, मतलब ये करंट जो है टाइम डिपेंडेंट है। तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? टाइम डिपेंडेंट को फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, टाइम डोमेन में कैसा एनालिसिस कर रहा है सिस्टम, अब उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा एनालिसिस करेगा, ये देखने के लिए हम लोग उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में वो कैसा कवर कर रहा है। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ही तो है इंपॉर्टेंट। तो टाइम डोमेन में चीजों को सॉल्व करना बहुत कठिन है। अगर इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो गया तो इक्वेशन को सॉल्व करना कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो चीजें सॉल्व होने लगती स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से जो है कैपेसिटर आ गया और d/dt, तो d/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/S होता है। तो यहाँ से 1/S हो गया, v ऑफ t और v ऑफ s हो गया, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो यहाँ से जो आपका v ऑफ s डिवाइड बाई i ऑफ s जो आया, दैट इज नथिंग बट इम्पीडेंस 1/CS। सर S/C होगा ना? नहीं, गलती हो गई मेरे से, ये d/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s होता है, तो ये हो गया। तो v ऑफ s डिवाइड बाई i ऑफ s निकालोगे तो 1/CS आएगा। आर्यन सिंह ठाकुर है? आर्यन सिंह ठाकुर, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो बता रहा है वो पावर ऑफ s बता रहा है। ठीक है, ये तो मैं आप लोग को बस बताना चाह रहा था कि s का टर्म कहाँ से आया। कहीं ना कहीं 1/S है, समथिंग 1/T है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक
एक कैपेसिटर लगा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है, जिसका आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट दैट इज Vs डिवाइड बाय I ऑफ S इज नथिंग बट क्या है 1 बाय CS। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है वोल्टेज V ऑफ S और इनपुट क्या है आपका I ऑफ S, ठीक है। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, बस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कैपेसिटर वैल्यू हो गई, तो उसको मैं T लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं T लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें टाइम कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा, ठीक है। तो 1 बाय CS को देख के या 1 बाय TS को देख के ये मत समझ लेना कुछ अलग सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है जिसके गेन का ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में क्या करते हैं, केवल गेन टर्म को देखते हैं, उसके अंदर के सर्किट, उसमें अंदर में कितना करंट बह रहा है, कितना वोल्टेज बह रहा है, या फिर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा नहीं करते हम लोग केवल सिस्टम का आउटपुट सही आएगा कि नहीं आएगा, सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैसा है, सिस्टम में कितना एरर आ रहा है, उसकी बस चर्चा करते हैं। इंटरनल सर्किट की चर्चा नहीं करते, केवल गेन ब्लॉक की चर्चा करते हैं और वो गेन ब्लॉक कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा हम लोग कैसा इनपुट दे रहा है तो कैसा आउटपुट आ रहा है, और इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना एरर है, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो कोई भी इस कंट्रोल सिस्टम की खास बात यह है कि कोई भी यूनिट किसी भी यूनिट से कनेक्टेड नहीं, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन तो इसीलिए मैंने मैसेज भी लिखा है कि सब ज्वाइन कीजिएगा। खैर, अब ठीक है, अब हम लोग क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्लोज सिस्टम देख लेते हैं। तो अगर इसी सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम करना है, क्योंकि मेरा 1/TS एक सिस्टम था, अब ओपन हम लोग के सिलेबस है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसी को मेरे को क्लोज लूप सिस्टम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लूंगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मेरे स्टेबल होता है, आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम होता है, तो मैं स्टेबल सिस्टम की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इस स्टेबल सिस्टम में भी ये आउटपुट कैसा देगा इस पर चर्चा करते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूनिटी फीडबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूनिटी फीडबैक मतलब कहने का मतलब, या तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, दैट इज यूनिटी फीडबैक, ठीक है, या फिर मैं इसको एक नॉर्मल एक लाइन खींच दूं, इसका मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 का गेन मिल रहा है, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। और ये हो गया आपका इनपुट R ऑफ S और ये हो गया आपका आउटपुट C ऑफ S, ठीक। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आप जानते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन C/R इज नथिंग बट G डिवाइड बाई 1 प्लस GH। तो यहाँ पे G की वैल्यू आप लोग को पता है, ओपन लूप गेन, दैट मीन्स G की वैल्यू जो ओपन लूप गेन ये है, ओपन लूप गेन G इज इक्वल टू 1/TS, और H की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, दैट इज द यूनिटी फीडबैक। फीडबैक कितना है, आउटपुट से इनपुट जो कनेक्शन है, फीडबैक कितना है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो 1/TS डिवाइड बाई 1 प्लस 1/TS इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/TS इंटू TS ऊपर लेके चल दिया और ये मल्टीप्लाई होगा तो TS प्लस 1, तो TS कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आउटपुट आ गया 1 डिवाइड बाई TS प्लस 1। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज द CS डिवाइड बाई R ऑफ S, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ओपन लूप गेन के फॉर्म में, जिसका एक इनपुट R ऑफ S है, आउटपुट C ऑफ S है, विद द गेन 1/1 प्लस TS। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस आर्यन सर। आर्यन हाँ, सिंह सर। ठाकुर। हाँ सर। अब आप लोगों ने पोल जीरो डायग्राम बनाया है क्या, पोल जीरो डायग्राम
सिग्नल सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो पोल जीरो डायग्राम बनाया क्या विद j ओमेगा एक्सिस? Yes, sir. ठीक है, बनाया होगा, नहीं भी बनाया होगा तो देख लेते हैं। मान लो एक कोई क्वेश्चन है, इसका पोल जीरो डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोला, s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, ये कोई सिस्टम है, या ऊपर में मैं लिख लेता हूँ s प्लस थ्री। तो आपका जो नीचे में जो रहता है डेट इज दी, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, और अगर मैं इसको बोल देते हैं हम लोग जीरो। जीरो क्यों बोलते हैं, इसका कारण बता रहा हूं। ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं एस इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू माइनस थ्री क्या है, जीरो। आप एस इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कीजिए, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका गेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर एक तो ये बात हो गई, और जो नीचे वाला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो इसका जो इक्वेशन दैट इज एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो एस की कौन सी वैल्यू पे आपका आउटपुट इन्फिनाइट हो जाए, आपका आउटपुट क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए। तो आप देख रहे हैं एस इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू माइनस वन, एस इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये तीन क्या हो गए आपके, जीरो सॉरी पोल्स हो गए, और एस इज इक्वल टू माइनस थ्री केवल एक जीरो दिख रहा है, तीन पोल्स दिख रहे हैं एंड वन जीरो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब पोल जीरो डायग्राम देख लेते हैं। तो पोल जीरो डायग्राम कुछ नहीं है, एक तो आपका एस एक्सिस है, तो इसमें एस इज इक्वल टू जीरो पे पोल है, तो पोल को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो एस इज इक्वल टू जीरो, फिर एस इज इक्वल टू माइनस वन और एस इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये आपके क्रॉस जहां पे लिखा हूं तो कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि ये पोल है। फिर अगर हम लोग बात करें जीरो की, तो जीरो को हम लोग एक जीरो की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं एस इज इक्वल टू माइनस थ्री पे आपका गेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है आपका माइनस, तो ये हो गया पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन। तो ये पोल जीरो इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम की स्टेबिलिटी में। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग पोल जीरो को शिफ्ट करके सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, ये बहुत आगे आएगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ ये पोल जीरो डायग्राम का इंपॉर्टेंस तब आएगा जब आपको सिस्टम को स्टेबल करना हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब ये हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया था, ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, वन बाई टी एस प्लस वन आया। तो ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, पोल जीरो डायग्राम बनाते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वन बाई वन प्लस टी एस। अगर मान लो मैं यहाँ पे t कॉमन ले लेता हूँ तो वन डिवाइड बाई टी कॉमन ले लिया तो वन प्लस एस डिवाइड बाई टी। यहाँ पे वन बाई टी आएगा, वन बाई टी प्लस एस। इसको फर्दर हम लोग लिखते हैं तो वन बाई टी डिवाइड बाई एस प्लस वन बाई टी। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि एस की कौन सी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जिससे आपका गेन क्या हो, इन्फिनाइट हो। तो आप लोगों को दिख रहा है अगर एस की वैल्यू मैं माइनस वन बाई टू टी पुट कर दूं तो मेरा गेन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब यही क्या है, मेरा पोल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बनाऊं, ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस वन बाई टी, इसका क्या दिख रहा है, पोल दिख रहा है, एक पोल है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, इस डायग्राम को बनाने का मतलब क्या था कि पहले आप क्लोज लूप सिस्टम देख रहे थे जिसका गेन कितना था, वन बाई टी एस था।
ये ओपन लूप क्लोज ओपन लूप सिस्टम था, डेट इज इनपुट एंड द आउटपुट। जब हमने इसको क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट किया 1/TS, तो इसका पोल जीरो डायग्राम यदि देखोगे तो 1/TS एक ट्रांसफर फंक्शन है इसका, डेट इज ए ट्रांसफर फंक्शन T ऑफ S। तो यहाँ पे आप देख रहे हो S इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरा सिस्टम का गेन इन्फिनाइट हो जाएगा, और इसमें देख रहे थे 1/1 प्लस TS आ रहा था इसका जो ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें S की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/T पुट करोगे तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, -1/T पुट करूंगा तो मेरा सिस्टम गेन इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोल S इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे S इज इक्वल टू -1/T। अब मेरा पॉइंट क्या है, ये ओपन लूप हो गया और ये क्लोज लूप हो गया। अब T कोई कांस्टेंट है, T क्या है एक्चुअली में गेन टर्म है, T क्या एक्चुअली में गेन, ठीक है गेन है, सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, या फिर एम्पलीफायर में अगर हम लोग देखें उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं एक एम्पलीफायर लगा होगा, उस एम्पलीफायर का गेन कितना होगा, 1/T होगा, ठीक है। तो ये गेन टर्म है। तो कांस्टेंट, अभी मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं या फिर गेन बोल रहा हूं, तो अगर मैं T की वैल्यू चेंज करता हूं, T की वैल्यू चेंज करता हूं तो क्या मेरा सिस्टम, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके पोल्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, जिसके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। ये आप लोग पढ़े हो, मेरे ख्याल से पढ़ चुके हो ना ये यस सर। ये आप पढ़ चुके हो, मेरे को इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पोल्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं उस पोल्स को बोलते हैं आपके, अगर लाई कर रहा है तो उस सिस्टम को बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। अगर यही पोल्स मेरा जियोमेट्रिक एक्सिस में लाई करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है क्योंकि जियोमेट्रिक एक्सिस में, और यहाँ पे कोई पोल, तो ये होगा आपका मार्जिनली स्टेबल। ये आप लोगों ने पढ़ लिया, मार्जिनली स्टेबल। और यदि पोल ऐसा है, अगर ओरिजिन में लाई कर रहा है तो भी मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब ओरिजिन में लाई करे या फिर लेफ्ट हैंड साइड में लाई करे तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। जियोमेट्रिक एक्सिस में लाई करेगा तो मार्जिनली स्टेबल होगा। आप लोगों ने जैसे मान लो कोई गेंद है और कुछ ये इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर मैं इस सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता हूँ, जैसे मैं पोल जीरो को थोड़ा सा भी खिसकाता हूँ, अगर मैं गेंद को थोड़ा सा भी खिसकाऊंगा तो ये यहीं पे रहेगा, बीच में ही रहेगा, तो दैट मींस ये सिस्टम स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल का आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ कहीं पे होगा, ये मेरा मार्जिनल स्टेबल। गेंद यहाँ पे थोड़ा सा भी खिसकाया तो वो सिस्टम, बॉल खिसक जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। बॉल थोड़ा सा भी आप फोर्स दोगे तो बॉल नीचे आ जाएगा, तो मेरा बॉल स्टेबल नहीं है, मार्जिनल स्टेबल। थोड़ा सा भी फोर्स आया उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, तो दैट इज नोन एज मार्जिनल स्टेबल। तो उसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर स्टेबल सिस्टम हो गया, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका ओरिजिन में अगर आपका पोल है तो भी वो सिस्टम स्टेबल होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए ये सिस्टम में आपका पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है ऑफ द जियोमेट्रिक एक्सिस, ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस। तो जियोमेट्रिक एक्सिस के राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा आपका, क्या होगा बताओ, अनस्टेबल। Unstable. ठीक। तो ये हो गई स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात।
और पूरे कंट्रोल सिस्टम में आप स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी करोगे, बस कई सारे तरीके हैं और कुछ नहीं। फिर आप देख रहे हो कि मेरा ओपन लूप सिस्टम में जो पोल आ रहा है वो S = 0 आ रहा है, मतलब ये जीरो में एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा? ऑलवेज स्टेबल। ऑलवेज, ऑलवेज क्यों बोल रहा हूं? पहले तो ये स्टेबल है, ये आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात देख रहे हो S = -1/t। अगर मैं t की वैल्यू माइनस, अगर मैं एम्पलीफिकेशन निगेटिव एम्पलीफायर लगा दूं या फिर निगेटिव कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में क्या मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा? मान लीजिए t = मैं एक गेन ले लेता हूं, t = -2, t की वैल्यू क्या है? -2। तो ऐसे केस में S = कितना आ गया? S = -1/t। तो t की वैल्यू -2, S = क्या आ गया? हाफ आ गया। तो कहने का मतलब इस सिस्टम का जो पोल जो है अब वो जियोमेट्रिक एक्सिस के राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। सर -1/2 होगा ना? ये माइनस कैसे होगा यार? S तो = 1/- कितना आया -2 है, था? 1/-2 आया था। S = -1/t आया था ना? S = सर हाँ समझ गया, -1/t मैं आया था समझ ना? गया। वहाँ ऊपर आप 1/-2 लिखते तो कंफ्यूजन हाँ, हो रहा था। 1 + 1 S + 1/t = 0 पुट करोगे। अगर S + 1/t = 0 पुट करूंगा तो मेरा सिस्टम क्या देगा? इनफाइनाइट गेन देगा। यही क्या होता है मेरा पोल। तो यहाँ से पोल क्या आ गया? जो S की वैल्यू वही तो पोल है। S = -1/t आ गया, तो ये पोल हो गया। तो यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर t की वैल्यू पॉजिटिव है, t की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होगा। लेकिन अगर t की वैल्यू निगेटिव हो गई तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? देखा हमने t की वैल्यू माइनस रखा तो t जैसे ही निगेटिव हुआ तो मेरा सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो टाउ की वैल्यू निगेटिव किया, लोकेशन ऑफ पोल विल चेंज एंड सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। तो आप यहाँ पे एक शब्द लिख रहा था मैं, ऑलवेज स्टेबल। यहाँ पे एक लिख रहा था ओपन लूप सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल। क्यों लिख रहा था? क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर आप t की वैल्यू पॉजिटिव रखो, अगर आप गेन पॉजिटिव दो या t की वैल्यू निगेटिव रखो, तो भी मेरा सिस्टम स्टेबल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी पोल जीरो डायग्राम से डिसाइड होती है, गेन से डिसाइड नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पोल क्या आ रहा है? S = 0, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ जो पोल है वो कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज 1 - -1/t। तो ये कांस्टेंट डिपेंडेंट है। तो ओपन लूप पोल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट या फिर गेन इंडिपेंडेंट, इस वजह से ऑलवेज स्टेबल। लेकिन जो क्लोज लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम stability depends upon the constant या फिर गेन, ठीक है। इसको कैसे समझें कि मान लीजिए कोई ओपन लूप सिस्टम है। तो जैसे मान लीजिए मैं फैन को ऑन कर रहा हूँ, तो फैन को ऑन करना और फैन को ऑफ करना, दैट इज द ओपन लूप सिस्टम।
तो आपने फैन को ऑन किया तो फैन ऑन हुआ, आपने फैन को ऑफ किया तो फैन ऑफ ऑफ हुआ। इसमें कोई भी इनपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आउटपुट, और जो गेन है या तो गेन 1 होगा या तो गेन 0 होगा। ठीक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अब यहीं पे आप रेगुलेटर लगा, यहीं पे आप क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर लगा, लेकिन रेगुलेटर का एक कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, रेगुलेटर को कितना आगे बढ़ाना है, कितना कम करना है, ये सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया है। गेन कितना देना है, गेन यदि कम रहेगा तो 1 पे चलेगा, गेन यदि ज्यादा रहेगा तो 5 पे चलेगा। गेन को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गेन यदि कम है तो 1 पे चल रहा है, और उसके इन बिटवीन है तो 1 to 5, तो वो ज्यादा में चल रहा है। लेकिन आपका जो क्लोज लूप सिस्टम है उसको डिजाइन वैसा किया गया है ताकि फैन क्या हो, बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा गेन लिया गया होगा जिससे आपका सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे। इसका एक लिमिट है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि हम जैसे गेन को निगेटिव कर रहे थे तो मेरा सिस्टम क्या हो रहा था, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक, अब इसमें क्या है, सिलेबस में हमारा क्या है कि आप क्या करोगे, यूनिट, इसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसमें आप यूनिट स्टेप दोगे, यूनिट रैंप दोगे, डेल्टा फंक्शन दोगे, आप कैसा बिहेव कर रहा है आपका सिस्टम, इसको देखोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको कोई सर्किट दे दिया, उस सर्किट में आप यूनिट स्टेप देख रहे हो, उस सर्किट में आप रैंप सिग्नल अप्लाई करके देख रहे हो, तो कैसा आउटपुट आ रहा है, और क्या हम उस सिस्टम में क्या चेंज लाए ताकि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे। पहला टॉपिक जो है क्लोज्ड लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इस पे चर्चा कर लिए हैं। और स्टेप इनपुट और स्टेप, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, इसमें आप क्या कर रहे हो, यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहे हो। यूनिट स्टेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, यू ऑफ मतलब आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है, अब 1/s। ठीक है, क्योंकि यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s होता है। या फिर अगर मैं यूनिट स्टेप ना अप्लाई करके एक विद द गेन ए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे a/s आ जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर आपका ट्रांसफर फंक्शन जो निकला था, हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो कितना आया था, 1/s 1/1 प्लस ts, या फिर उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/t 1 प्लस s प्लस 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो ये हो गया cs डिवाइड बाई आर ऑफ एस। आर ऑफ एस की वैल्यू आप लोग को दिख रही है, डेट इज a बाई आर ऑफ एस की वैल्यू, यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज द इनपुट इन टर्म्स ऑफ s। तो ये आ गया, तो यहाँ से आ गया c ऑफ s इज इक्वल टू 1/t s प्लस 1/t इंटू a/s। अब आपको दिख रहा है a/t डिवाइड बाई s प्लस s इंटू s प्लस 1/, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब a नॉट सम कांस्टेंट डिवाइड बाई s प्लस सम कांस्टेंट डिवाइड बाई a1 सम कांस्टेंट डिवाइड बाई s प्लस 1/t, that is nothing but a/t divided by s plus 1/, s की वैल्यू पुट करोगे या फिर इक्वेशन सॉल्व करोगे, दोनों तरीका है आपका। ठीक है,
तो क्या किया जाए बताओ? कैसे सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को? पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका एक तो इक्वेशन से कर सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को लिखो तो a नॉट इंटू एस प्लस वन बाई टी प्लस ए वन इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस वन बाई, यहाँ से जाएगा a बाई टी, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास इक्वेशन आ गया a बाई टी इज इक्वल टू ए नॉट एस प्लस वन बाई टी प्लस ए वन इंटू एस। ए नॉट निकालना है, क्या करोगे? एस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे। एस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए बाई टी इज इक्वल टू ए नॉट वन बाई टी प्लस ए वन इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई? वन, ए आ गई। ठीक है, इसी तरीके से ए नॉट वाले कोफिशिएंट को जीरो करना है, तो एस की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी पुट कर दीजिए। ए बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट इंटू जीरो प्लस ए वन इंटू माइनस वन बाई टी। तो टी टी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए वन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए आ गई। तो एक तो ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बाई टी डिवाइड बाई एस प्लस वन बाई टी। तो जब आप एस इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट आपको निकालना है, दैट इज नथिंग बट ए नॉट डिवाइड बाई एस प्लस ए वन डिवाइड बाई एस प्लस वन बाई टी। जब ए नॉट निकालना है तो आप क्या करोगे? क्योंकि ए नॉट वन बाई एस का कोफिशिएंट है तो एस टर्म हटा दोगे। तो हम लोग क्या करना है? ए नॉट निकालने के लिए ए डिवाइड बाई टी, एस का टर्म हटा दिए, इस ट्रांसफर फंक्शन से एस का टर्म हटा दिया, एस प्लस वन बाई टी। ठीक है, ए नॉट। और इस वैल्यू पे गेन मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा जब एस इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करोगे। इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा? एस इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करूंगा, तो मेरा जो आउटपुट आ गया ए आ गया। इसी तरीके से ए वन देखें, ए वन किसका कोफिशिएंट है? आपका वन बाई एस प्लस वन बाई टी का कोफिशिएंट। तो उस पोल को आप हटा दीजिए, तो यहाँ से आगे ए बाई टी डिवाइड बाई एस, और क्या पुट करना है आपको? उसी पोल की वैल्यू पुट करना है जिसको आप हटाए थे। एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई, इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स से पढ़ लिया है, बस मैं से एक बार रिवाइज करा। तो यहाँ तो सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बहुत सारे तरीके भी हैं। एक तरीका ऐसा भी होता है कि इसको, ये इक्वेशन है, इसको इधर लेके चल दीजिए। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों का एक एलसीएम ले लेना, फिर दोनों साइड s प्लस वन बाई टी एस प्लस वन बाई टी कट जाएगा, फिर आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, फाइनल जो आया आउटपुट, दैट मीन्स ए नॉट डिवाइड बाई एस प्लस ए वन डिवाइड बाई एस प्लस वन बाई टी, और ए की वैल्यू कितनी आई थी? ए नॉट की वैल्यू वन और ए वन की वैल्यू माइनस। ये हो गया आपका सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस, अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं सी ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन, क्योंकि टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं सेकंड यूनिट में। ये आगे ए वन बाई एस का क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन होता है, माइनस वन अपॉन एस प्लस वन बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू द पावर टी, और ये पोल का कोफिशिएंट दैट इज यू ऑफ। तो आप जानते हैं वन बाई लाप एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी होता है, वन अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी होता है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो यहाँ से आ गया सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए वन माइनस टी बाई टी। तो
तो ये हो गया आउटपुट का टाइम डोमेन का इक्वेशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या इनपुट का डायग्राम और आउटपुट कैसा आ रहा है, उसका डायग्राम पे चर्चा कर लेते हैं। आपका यूनिट स्टेप फंक्शन जो था दैट इज यू ऑफ टी, हम लोग इनपुट और आउटपुट को सेम मतलब सेम ग्राफ बना रहे हैं, एक ही जगह ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। आप लोग को ये है। ठीक है, अब जो आउटपुट आया है उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। आउटपुट क्या है, a 1 माइनस e टू पावर माइनस टी बाई टी। यू ऑफ टी लिखूं चाहे मत लिखूं, तो अगर मैं टाइम की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ तो यू ऑफ टी की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, फॉर टी ग्रेटर देन 0 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऑलवेज यू ऑफ टी की वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब t इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहे हैं, c ऑफ t, यहाँ से आगे c ऑफ 0 इज इक्वल टू a 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0। ये क्या आ जाएगा, a 1 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 0। t इज इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं, या t इज इक्वल टू पहला टाइम कांस्टेंट दैट इज द t, तो इसमें a इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टी। t बाई टी क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। आप जानते हैं a की वैल्यू e टू द पावर -1 कितनी होती है, 0.37। अब जो है जैसे आप t इक्वल टू टी अप्लाई किए, पहला टाइम कांस्टेंट, तो जो आपका फंक्शन है वो 63% ऑफ द इनपुट पहुंच चुका है। ठीक, फिर आप t इक्वल टू 2t अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a 1 माइनस e टू द पावर 2t। t इक्वल टू 2t पे कितना आ रहा है, e की वैल्यू -1 कितनी होती है, कैलकुलेटर से ये 0.135, तो ये लगभग 86% आपका पहुंच चुका है आपका आउटपुट। फिर t इक्वल टू 3t अप्लाई कर रहे हो तो आपका आउटपुट आएगा 0.951। t इक्वल टू 4t अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.982a। t इक्वल टू 5t दोगे तो ये आ जाएगा 0.99a। ठीक है, और t इक्वल टू 60 अप्लाई करोगे तो भी ये लगभग 0.99a तक आएगा। मान के चलो ये 0.55th टाइम कांस्टेंट दे रहे हो तो लगभग 99% ऑफ द इनपुट आपको मिल चुका है। तो हम लोग इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, इसके आउटपुट को ड्रॉ करते हैं। एक तो ये हो गया, स्टार्टिंग कहाँ से किया, t इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आई है, 0 आई। t इक्वल टू 1t पे दैट इज t, इस पे लगभग वैल्यू आई है आपका 0.63a। फिर t इक्वल टू 2t पे कितनी वैल्यू आई है, दैट इज 86%, 0.686a। t इक्वल टू 3t पे लगभग ये वैल्यू आई थी 0.951, 0.95, और t इक्वल टू 4t पे ये वैल्यू आई है लगभग 0.98, t इक्वल टू 5 पे 0.99, लगभग यहाँ करीबन आ रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करोगे तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन दिख ही रहा है, और ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। और ये आपका आउटपुट, क्या खास बात है, आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है। आपने इनपुट क्या दिया था, यूनिट स्टेप दिया था। आपने इनपुट क्या दिया था, यूनिट स्टेप दिया था। और लास्ट में जब 5th टाइम कांस्टेंट मिला तो 5th टाइम कांस्टेंट में ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन विद सम एरर। ये आपका एरर है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ ऑफ a1 माइनस माइनस t बाई टी का ग्राफ।
और ऊपर वाला जो कि आउटपुट का ग्राफ है, और ऊपर वाला इनपुट का ग्राफ। तो आप क्या देख रहे हो, आउटपुट आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ इनपुट को फॉलो कर रहा है। इनपुट को फॉलो करना मतलब एरर कम करते जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा एरर था, फिर यहाँ पे एरर कम किया, मतलब एसी का टेम्परेचर इन्वर्टर जो कांस्टेंट कर देता है उसी चीज को समझिए। फिर ये एरर को कम किया और फिर एरर को ऑलमोस्ट कम कर दिया। तो इसीलिए इसको निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जो एरर को कम से कम करते जाए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता था, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस क्लोज सिस्टम का आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट माइनस आउटपुट। और इनपुट माइनस आउटपुट को इस गेन ब्लॉक से ही तो आप कम कर रहे हो। इस एरर को क्या कर रहे हो, इनपुट माइनस आउटपुट नथिंग बट एरर, और इसी एरर को क्या कर रहे हो आप, कम से कम करते जा रहे हो। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही रहा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. No, sir.